आप देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एलिंघम डायग्राम। ओके, तो देखो बच्चों, एलिंघम डायग्राम क्या है, इसको इस यूनिट में क्यों डिस्कस किया गया है, इसका एक कंप्लीट डिस्कशन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिया है। आज हम एलिंघम डायग्राम की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, एलिंघम डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए आप रिड्यूसर का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। समझे बच्चों कि ये जो डायग्राम है ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए आप एक रिड्यूसर का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये टोटली किसी रिएक्शन के मींस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए जो रिएक्शन यूज हो रही है उसमें होने वाले फ्री एनर्जी चेंज पर बेस्ड है। हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस हो सकती है जब उस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज कैसा हो बच्चों, नेगेटिव हो। और यही कॉन्सेप्ट एलिंघम डायग्राम भी बताता है। मींस किसी भी ऑक्साइड का जो रिडक्शन है एक पर्टिकुलर रिड्यूसर से, उसका फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होना चाहिए। समझ गए बच्चों कि किसी भी ऑक्साइड का जब रिडक्शन किसी पर्टिकुलर रिड्यूसर से होता है तो इस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब एलिंघम डायग्राम में जो एलिमेंट रिड्यूसर है वो तो कहां आना चाहिए, लोअर साइड में। मींस उसकी स्ट्रेट लाइन कहां आना चाहिए ग्राफ में, लोअर साइड में। और जिस ऑक्साइड का रिडक्शन होना है उस ऑक्साइड के एलिमेंट का जो ग्राफ है या उसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो ग्राफ में कहां आनी चाहिए बच्चों, अपर साइड में। तभी ऐसा होने से इनसे जो एक रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी उसका फ्री एनर्जी चेंज कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव। मींस जो डायग्राम में अपर लोअर साइड में एलिमेंट आता है वो अपने से अपर साइड के मेटल ऑक्साइड को किसमें रिड्यूस कर सकता है, मेटल में। यही हमें एलिंघम डायग्राम बताता है। ओके, यही मैंने यहां लिखा है, देखो कि दिस डायग्राम प्रोवाइड्स अ साउंड बेसिस फॉर कंसीडरिंग द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर रिडक्शन ऑफ ओर। समझ गए बच्चों कि किसी भी ओर के रिडक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिड्यूसर जो होता है उसका सिलेक्शन कैसे करें, इसको बताने वाला डायग्राम ही क्या है, एलिंघम डायग्राम। हम जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि उस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होना चाहिए। यही मैंने लिखा कि द क्राइटेरियन ऑफ फिजिबिलिटी मींस स्पॉन्टेनिटी is that at particular temperature gives energy change of the reaction must be negative। समझ गए ना कि उस रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी चेंज है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब ग्राफ में जो रिड्यूसिंग एलिमेंट है इज ऑन द लोअर साइड ऑफ द ग्राफ एंड ऑक्साइड लोकेटेड एट द अपर साइड ऑफ ग्राफ। अब यहां पर हमने एलिंघम डायग्राम का एप्लीकेशन देखा है कि ये ऐसा एक फ्री एनर्जी चेंज ऑक्साइड का या ओर का रिडक्शन में होता है। रिडक्शन में जो फ्री एनर्जी चेंज है वो तभी नेगेटिव होगा जब क्या हो कि जिस एलिमेंट को आप रिड्यूसर की तरह सिलेक्ट कर रहे हैं वो लोअर साइड में आना चाहिए और जो ऑक्साइड है वो कहां होना चाहिए, अपर साइड में। सीधा सा है, बेसिक कॉन्सेप्ट कितना है बच्चों कि जो एलिमेंट द एलिमेंट दैट कम्स डाउन इन द ग्राफ, ठीक है, द मेटल ऑक्साइड अबव इटसेल्फ रिड्यूस टू मेटल।
समझ गए ना कि ऐसा एलिमेंट जो ग्राफ में नीचे आ रहा है वो अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को किस में रिड्यूस कर सकता है, मेटल में। यही एलिंघम डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और इसी के बेस पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम किसी मेटल ऑक्साइड या ओर के रिडक्शन के लिए रिड्यूसर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो समझ गए बच्चों कि यह डायग्राम किसी भी ताप पर, किसी उचित ताप पर, ठीक है, किसी ताप पर अपचायक के चुनाव को स्पष्ट करता है। मतलब ये बताता है कि एक ओर है, एक मेटल ऑक्साइड है, तो आपको उसको रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट करना है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप किस रिड्यूसर का सिलेक्शन कर रहे हैं। ये टोटली फ्री एनर्जी चेंज पर बेस्ड है। ये कह रहा है कि कोई भी रिएक्शन जब होती है, और ये हम जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन स्वतः तभी होती है जब फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव हो उस रिएक्शन का। तो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन अगर होता है तो इस रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज अगर नेगेटिव आता है तो उस रिड्यूसर से मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन स्वतः हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है कि जो एलिमेंट रिड्यूसर है, अपचायक है, वो ग्राफ में नीचे आना चाहिए और जो ऑक्साइड जिसका रिडक्शन होना है वो ग्राफ में ऊपर आना चाहिए। इस तरह से ग्राफ में नीचे आने वाला एलिमेंट अपने से ऊपर वाले एलिमेंट के ऑक्साइड को एलिमेंट में क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। यही एलिंघम डायग्राम का एप्लीकेशन है। अभी हम एक एग्जांपल से समझते, पहले आपसे नोट करें। अब देखो बच्चों, हम ग्राफ का कुछ पार्ट लेके इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एलिंघम डायग्राम किस तरह से हमारे इस रिडक्शन प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आप ग्राफ में देखोगे कि ये है मैग्नीशियम का ग्राफ, ठीक है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने का फ्री एनर्जी चेंज। यहां पर क्या दिया गया है, इसका फ्री एनर्जी चेंज, और ये है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनने में फ्री एनर्जी चेंज। सीधा सा है कि इस मैग्नीशियम मेटल से अगर हम Al2O3 का रिडक्शन कराएं तो हम इसका नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज लेंगे, और जब हम रिएक्शन इसका Al2O3 से Al रिडक्शन करेंगे तो हम इसको उल्टा लिख के और डेल्टा G पॉजिटिव लेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, समझ गए बच्चों, ये नेगेटिव वैल्यू क्या है, ज्यादा है, जबकि पॉजिटिव वैल्यू क्या रहेगी, कम। ऐसे में टोटल रिएक्शन मींस इस रिएक्शन में Al2O3 + 3Mg = 2Al + 3MgO, इस रिएक्शन में अगर हम फ्री एनर्जी चेंज निकाल के देखेंगे इसे कंप्लीट बैलेंस करके, तो आप पाओगे कि इस पूरी प्रोसेस में इसमें फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा। और ये कहां तक होगा, इंटरसेक्शन के पॉइंट से पहले। और हम जानते हैं कि जहां पर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज मींस यहां पर Al2O3 + 3Mg = 2Al + 3MgO, ओके, ये रिएक्शन लिखी है, इसका डेल्टा G अगर हम निकालेंगे तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। तब ऐसे में ये रिड्यूसर होगा। और ये कहां तक पॉसिबल है, इस पॉइंट तक। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट तक आप देख रहे हैं कि Mg का ग्राफ नीचे आ रहा है और एल्यूमिनियम का ऊपर। तो मैंने आपको बताया है कि एलिंघम डायग्राम ये बताता है कि जो एलिमेंट ग्राफ में नीचे आ रहा है वो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को, या वो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम किस में चेंज कर सकता है, मेटल में। और सीधा सा है कि जो रिड्यूसर है उसका फ्री एनर्जी चेंज ज्यादा नेगेटिव है, और जो ऑक्सीडाइजर है मींस ऑक्साइड है उसके लिए फ्री एनर्जी चेंज का कम नेगेटिव है। तो ऐसे में टोटल रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी चेंज है वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मींस ये रिएक्शन इस टेम्परेचर से पहले स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि 1673 केल्विन पर यहां पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पर फ्री एनर्जी चेंज 0 हो जाएगा, मींस एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। Al2O3 + 3Mg ये दोनों एक दूसरे को रिड्यूस करते रहेंगे, मींस टेम्परेचर इस टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम से रिड्यूस होगा और दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाएगी। अब आते हैं इस टेम्परेचर के बाद क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का ग्राफ ऊपर हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ग्राफ नीचे हो गया। अब यहां बिल्कुल उल्टा रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन इस टेम्परेचर के बाद स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती, मतलब इस टेम्परेचर के बाद ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अब कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ये वाली।
क्योंकि ये ग्राफ आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम का नीचे आ गया और मैग्नीशियम का ऊपर आ गया, तो एल्यूमिनियम वाला जो है ये क्या निगेटिव वैल्यू, और मैग्नीशियम की जो निगेटिव वैल्यू है तो मैग्नीशियम के लिए निगेटिव वैल्यू कम और एल्यूमिनियम के लिए ज्यादा होगी, और ऐसे में अब यहाँ फ्री एनर्जी चेंज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मींस इस रिएक्शन इस पॉइंट के बाद आप देखोगे कि रिएक्शन इस तरह हो जाएगी MgO प्लस Al, तो Al2O3 प्लस क्या Mg। अब इसके लिए यहां पर डेल्टा G कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपने देखा इस टेम्परेचर के पहले मैग्नीशियम रिड्यूसर है, इस टेम्परेचर के बाद एल्यूमिनियम रिड्यूसर है। तो हम ये देख सकते हैं इस ग्राफ के बेस पर कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के पहले कौन रिड्यूसर है, उसके बाद क्या रिड्यूसर है, और इस तरह से एलिंघम डायग्राम की हेल्प से हम किसी ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए एक रिड्यूसर का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, मैंने इस ग्राफ के बेस पर आपको अच्छी तरह समझा दिया, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम ये आयरन की मेटलर्जी में आ जाते हैं, सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसर फॉर आयरन मेटलर्जी या कहें कि आयरन ऑक्साइड, ओके, तो इसका अगर आप एक एलिंघम डायग्राम देखें तो देखो ये ग्राफ इस तरह से है, ये जो है CO प्लस O2 मिलकर CO2 का ग्राफ है, यहाँ FeO बनने का ग्राफ है, ये हो गया C प्लस O2 इक्वल टू CO2, और ये है C से CO बनने का ग्राफ। इस ग्राफ से सीधा आप देख रहे हैं कि केवल CO से CO2 बनने का जो फ्री एनर्जी चेंज है वो FeO से Fe से FeO बनने के फ्री एनर्जी चेंज से नीचे आ रहा है। मींस लो टेम्परेचर रेंज में भी यहां पर आप देख रहे हैं लो टेम्परेचर क्या है, रेंज, और यहां पर अगर आप चले जाएं तो ये है हाई टेम्परेचर रेंज, ओके। तो लो टेम्परेचर रेंज में आप देख रहे हैं ना तो कार्बन और ना ही कार्बन से मतलब कार्बन से CO2 बनने का या कार्बन से CO बनने का कोई भी ग्राफ लो टेम्परेचर पर आयरन ऑक्साइड से नीचे नहीं है। मींस ये जो दो ये है मतलब कार्बन कोक, चाहे ये वाला कोक ले या ये कोक, मींस कोक जो है लो टेम्परेचर पर आयरन ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए एक बेटर या एक गुड रिड्यूसर नहीं है, ओके। क्यों? क्योंकि ये अभी ऊपर है, मतलब हम यहां देख रहे हैं कि FeO ऑक्साइड से कहीं ये ऊपर हो रहा है। एलिंघम डायग्राम ये कहता है कि जो एलिमेंट नीचे आएगा वही अपने से ऊपर वाले एलिमेंट के ऑक्साइड को एलिमेंट में रिड्यूस करेगा। मतलब ये है कि लो टेम्परेचर रेंज लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 6, ठीक है, ये जो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है ब्लास्ट फर्नेस का जो टॉप वाला पार्ट है जहां रिडक्शन जोन बोलते हैं, वहां का टेम्परेचर लगभग इतना होता है। इस टेम्परेचर पर एक बेस्ट रिड्यूसर है और वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मींस बिफोर 1073 केल्विन, इस केल्विन टेम्परेचर से पहले जो बेस्ट रिड्यूसर है वो क्या है, CO। अगर हम टेम्परेचर देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि FeO के ग्राफ को कौन क्रॉस कर गया, यहां पर C से कोक, या यहां पर देखें, मतलब यह है कि हाई टेम्परेचर पर अब कोक एक बेस्ट रिड्यूसर होगा, क्योंकि इस टेम्परेचर रेंज के बाद कोक का जो फ्री एनर्जी चेंज है कोक से CO2 बनने का वो फिर ज्यादा निगेटिव हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, FeO के फ्री एनर्जी चेंज में। तो thus CO will be good reducer for reduction of FeO, ठीक है, बिफोर हम ये कह रहे हैं 1073 केल्विन, और यहां पर लो टेम्परेचर रेंज में, ठीक है, इसे हम बोलेंगे लो टेम्परेचर रेंज, यहां पर एक गुड रिड्यूसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए आप देखोगे कि जो ब्लास्ट फर्नेस जब हम पढ़ेंगे तो टॉप पार्ट को रिडक्शन जोन बोलते हैं, वहां पर जो रिड्यूसर होता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, वहां का टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ऐसे में इस रिएक्शन का अगर हम फ्री एनर्जी चेंज निकालेंगे तो ये निगेटिव आएगा। बट कोक विल बी गुड रिड्यूसर एट हाई टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के बाद कोक जो होगा फिर वो बचे हुए जो आयरन ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करता है। और यही रीजन है कि जब हम ब्लास्ट फर्नेस में देखते हैं तो जो बॉटम वाला पार्ट है अगर वहां ऊपर कोई आयरन ऑक्साइड रिड्यूस होने से बच गया होगा तो वो नीचे आकर जलते हुए कोयले में
इस तरह से वो रिड्यूस होकर आयरन में चेंज होता है। तो वहां पर कोक एक अच्छा रिड्यूसर होता है। तो आप इसमें भी समझ गए कि एलिंघम डायग्राम से हम बता सकते हैं कि लो टेम्परेचर पर आयरन की मेटलर्जी में एक बेस्ट रिड्यूसर होगा कोक, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाई टेम्परेचर पर एक बेस्ट रिड्यूसर कौन होगा? कोक, जो कि इस ग्राफ से ही आपने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए जिंक की मेटलर्जी में कि हमें किसका सिलेक्शन करना है रिड्यूसर की, तो यहां पर अगर आप देखोगे कि Zn से ZnO बनने का ये ग्राफ है, इससे ऊपर आ रहा है CO का, और उससे ऊपर ये वाला कार्बन का, और ये इससे ऊपर और कोक का। मतलब ये दोनों कोक के लिए ग्राफ है, और ये कार्बन किसके लिए है? ये वाला देखोगे ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका इस ग्राफ से आपको सीधा स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी रिड्यूसर मींस ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ना ही कोक, दोनों लो टेम्परेचर रेंज पर रिड्यूस नहीं कर सकते ZnO को, क्योंकि Zn का ग्राफ नीचे आ रहा है, बाकी सबके ऊपर आ रहा है। तो लो टेम्परेचर पर दोनों मींस CO और कोक दोनों बेस्ट रिड्यूसर नहीं है। मींस ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एट लो टेम्परेचर रेंज, ठीक है, CO एंड कोक नॉट बेस्ट रिड्यूसर फॉर, ठीक है, ZnO। लो टेम्परेचर पर कोई भी अच्छा रिड्यूसर नहीं है ZnO के लिए। बट अगर आप यहां देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ काफी हाई टेम्परेचर पर जाके इसको क्रॉस कर रहा है ZnO के ग्राफ को। बट कोक के जो दो ग्राफ हैं आप देख रहे हैं, लो टेम्परेचर मतलब रेंज, लो टेम्परेचर रेंज से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पर क्या है? क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोक जो होगा एक बेटर रिड्यूसर है एट हाई टेम्परेचर देन CO। दोनों हाई टेम्परेचर पर रिड्यूसर हैं, CO भी और कोक भी, बट हाई टेम्परेचर पर बेस्ट रिड्यूसर कौन होगा बच्चों? ZnO के लिए, ZnO के लिए कोक। और यही रीजन है कि आप देखोगे जिंक की मेटलर्जी में कि ZnO को एक रिटार्ट होते हैं उनमें भर के और उसको कोक भर दी जाती है, और फिर उस कोक से जिंक का क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे रिडक्शन। वहां कार्बन मोनोऑक्साइड यूज नहीं होती, उससे बनने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनती है वो जरूर हाई टेम्परेचर पर जिंक को जिंक ऑक्साइड में बदल सकती है, लेकिन हाई टेम्परेचर की लोअर रेंज में आप देखोगे बेस्ट रिड्यूसर कौन होता है? कोक। क्यों? क्योंकि कोक से रिडक्शन का, जो कोक से आप देख रहे हैं ऑक्साइड बनने का जो ग्राफ है, वो लो टेम्परेचर पर किसको क्रॉस कर रहे हैं? जिंक के ग्राफ को। ये तो हो गया इसके। यही मैंने लिखा है कि the coke is the better reducer at high temperature than CO, and CO and coke not reduce ZnO at low temperature, means at low temperature CO coke and best, ठीक है, CO and coke not best reducer। समझ गए बच्चों कि निम्न ताप पर कोई भी CO या कोक रिड्यूस नहीं कर सकता ZnO को, बट हाई टेम्परेचर पर आप देख रहे हैं कोक इजी रिड्यूस कर सकता है देन CO। तो हाई टेम्परेचर पर ही ZnO का रिडक्शन कोक से होता है। अब हम आते हैं कॉपर के लिए। तो कॉपर का ग्राफ आप देखोगे सबसे टॉप पर है, बाकी सारे एलिमेंट्स जो है नीचे आ रहे हैं। मींस Cu2O के रिडक्शन के लिए कोक भी अच्छा रिड्यूसर है, कार्बन मोनो अच्छा रिड्यूसर है लो टेम्परेचर रेंज में। मींस लो टेम्परेचर रेंज में Cu2O को CO में चाहे कोक लेके रिड्यूस कर दो और चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों बेस्ट रिड्यूसर हैं फॉर CO2O एट लो टेम्परेचर। यही लिखा है द CO and coke both are good reducer for CO2O at low temperature range। समझ गए ना? तो ये है एलिंघम डायग्राम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इस तरह से अगर आपको एक ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए कि किस टेम्परेचर रेंज में कौन बेस्ट रिड्यूसर है, तो ध्यान रखें जिस पर्टिकुलर ऑक्साइड के लिए रिड्यूसर पूछा गया है उस ग्राफ को देखें, उससे नीचे आने वाला जो भी एलिमेंट है वो एक लो टेम्परेचर पर बेस्ट रिड्यूसर होगा। अगर उसके ऊपर वाला कोई एलिमेंट है तो वो देखोगे उसका ग्राफ हाई टेम्परेचर ही क्रॉस करेगा। तो हाई टेम्परेचर पर ऊपर वाला और लो टेम्परेचर पर नीचे वाला एलिमेंट क्या होता है? बेस्ट रिड्यूसर होता है। यही एलिंघम डायग्राम का एप्लीकेशन है। ओके, तो यहां तक नोट।
इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, धातु कर्म का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। ओके, तो देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है ये टोटली इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड है। ओके, और इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड है फ्री एनर्जी चेंज और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में या सेल पोटेंशियल में। तो हम एक रिलेशन जानते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि एक रिलेशन होता है फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल। तो फ्री एनर्जी चेंज ऑफ, ठीक है, सेल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या सेल रिएक्शन के लिए है डेल्टा जी, और n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन जो चल रही है उस सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड होते हैं वो है, और f है सेल पोटेंशियल, जो भी सेल है उसका सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये रिलेशन है। अब यहां पर सीधा सा है कि डेल्टा जी नेगेटिव आए तो सेल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बट अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखते हैं, ओके, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो आप देखते हैं कि सेल पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या होगा कि मींस डेल्टा जी इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कि जो सेल रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनका फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलिसिस एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो सकती। ऐसे में मेटल का एक्सट्रैक्शन अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से करना है तो इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होगी। वो इलेक्ट्रिक करंट किस में चेंज हो जाता है, केमिकल एनर्जी में। या हम ये कहें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी में। आप देखोगे कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, मींस एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम है, इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो इसी मेथड से किया जाता है। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स हैं ना तो कोक से रिड्यूस होते मींस कार्बन से, ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो इन एलिमेंट्स का जो एक्सट्रैक्शन है, इनका जो एक मेटलर्जी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल से ही होती है। मींस इन एलिमेंट्स के किसी सुटेबल सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है, तब जाके जो मेटल है वो कहाँ मिलता है, कैथोड में। तो यही मैंने लिखा है कि thus electrolysis is not spontaneous. Therefore, extraction of metal by electrolysis done by use of electric current in which electric energy converted into chemical energy. समझ गए बच्चों? Electropositive elements means S block के elements and aluminium are extracted by the electrolysis reduction या electrolytic reduction. और ठीक है, और fused suitable salt of them. इन एलिमेंट्स के किसी सुटेबल सॉल्ट को फ्यूज्ड स्टेट में लेते हैं और फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तब जाके ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। बिकॉज ऑक्साइड ऑफ दीज एलिमेंट्स नॉट रिड्यूस्ड बाय कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ गए ना? तो समझे बच्चों कि विद्युत जो अपघटन है, आपने देखा कि इसके लिए जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, स्वतः अभिक्रिया नहीं है। इसके लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रिक करंट लगाना होगा, उस करंट के थ्रू एक केमिकल रिएक्शन होगी, एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, तब जाके हमें क्या मिलेंगे, एलिमेंट एक्सट्रैक्टेड होंगे। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं और एल्यूमिनियम, इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो मेनली इसी मेथड से किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं या अदर कंपाउंड्स हैं वो कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट कार्बन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और यही रीजन है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो एक्सट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से ही किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस से ही किया जाता है। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन किया जाता है एलिमेंट का, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का, किसी का भी जब इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो एलिमेंट के किसी सुटेबल सॉल्ट के फ्यूज्ड सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। मतलब सॉल्ट को फ्यूज्ड स्टेट में लेते हैं, फ्यूज्ड मतलब पिघला हुआ, उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, तब जाके कैथोड में हमें क्या मिलती है, मेटल।
अगर यहाँ पर फ्यूज्ड सॉल्यूशन की जगह हम एक्वस सॉल्यूशन यूज कर दें, सपोज NaCl हम एक्वस ले लें, तो कैथोड में जहां सोडियम मिलना था वहां पर हाइड्रोजन हमें मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक थ्योरी है, डिस्चार्ज प्रेफरेंशियल थ्योरी, ये कहती है कि कैटाइन, टू और मोर कैटाइंस आर प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन, देन कैटाइन विद मोर, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्चार्ज्ड एट कैथोड फर्स्ट। अगर एक से ज्यादा कैटाइन सॉल्यूशन में है तो कैथोड में वो आयन पहले डिस्चार्ज हो जाएगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। अब हम S ब्लॉक की बात करें तो S ब्लॉक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो नेगेटिव होता है, जबकि हाइड्रोजन H+ का क्या है बच्चों, पॉजिटिव, या मतलब 0 है। ऐसे में जहां हमें S ब्लॉक का एलिमेंट मिलना था वहां पर हमें हाइड्रोजन मिलना शुरू हो जाएगी। यही मैंने यहाँ लिखा है कि फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट ओनली यूज्ड फ्यूज्ड सॉल्ट ऑफ एलिमेंट। If aqueous solution used in the electrolysis, then H2 obtained at cathode in the place of metal. समझ गए ना, जहां हमें मेटल मिलना था वहां पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज प्रेफरेंशियल थ्योरी कैटाइन विद मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, मोर पॉजिटिव या विद मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या निगेटिव या हाई कह सकते हैं, और हाई, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्चार्ज फर्स्ट एट कैथोड। समझ गए बच्चों कि जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो धातु तत्व के गलित मिश्रण का उपयोग किया जाता है। यदि जली विलयन का उपयोग कर देंगे तो हमें कैथोड में जहां पर धातु मिलनी थी वहां पर क्या मिलना शुरू हो जाएगी, हाइड्रोजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निरावेशन वरीयता नियम, डिस्चार्ज प्रेफरेंशियल थ्योरी ये कहती है कि उच्च अपचय विभव वाला तत्व कैथोड में पहले अपचय होगा। देखो कैसे, यहाँ NaCl हम फ्यूज्ड लेंगे लिक्विड स्टेट में, Na+Cl, ओनली 2 टाइप्स के आयंस होंगे, मतलब Na+ होगा और Cl। जब हम रिडक्शन कराएंगे मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कैथोड पर हमें मिलने लगेगा सोडियम, जबकि एनोड में हमें मिलेगा क्या, क्लोरीन। अब मान लो हमने एक्वस सॉल्यूशन यूज किया तो एक्वस सॉल्यूशन में Na+ भी होगा, Cl- भी होगा, H+ भी होगा, OH- भी होगा। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलिसिस की तो कैथोड में हाइड्रोजन का रिडक्शन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट है, जबकि एल्कली मेटल्स का नेगेटिव होता है, जैसे कि सोडियम का -2.72। तो जहां हमें हाइड्रोजन, जहां हमें मेटल मिलना था वहां हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो कोई सेंस ही नहीं निकलेगा इलेक्ट्रोलिसिस कराने का, और एनोड में इस तरह से क्लोरीन मिल जाएगी। तो यही है इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, एक थ्योरी और है और ये है डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, विस्थापन नियम। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो थ्योरी है मेनली हाइड्रोमेटलर्जी में यूज होती है। हाइड्रोमेटलर्जी एक ऐसा मेटलर्जी है जिसमें मेटल जो ओर है उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, और उस एक्वस सॉल्यूशन में किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मिलाने से जो एक्वस सॉल्यूशन में जो ओर में मेटल है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है। जैसे कि मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये लिखा है कि हाइड्रोमेटलर्जी बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। हाइड्रोमेटलर्जी जल धातु कर्म, इसमें जो ओर होगा या मेटल होगा उसके एक्वस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है मेटल एक्सट्रैक्शन में, इसलिए इसको बोला गया है हाइड्रोमेटलर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स और सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन डिस्प्लेस्ड थ्रू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिस मेटल को हमें बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उस मेटल के कॉम्प्लेक्स का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए और उसमें किसी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को मिला दिया जाए, तो कॉम्प्लेक्स का जो मेटल है वो डिस्प्लेस होके, प्रेसिपिटेटेड होके बाहर आ जाता है। इन हाइड्रोमेटलर्जी aqueous solution of metal salt or complex is used. This method mainly, ठीक है, used for extraction of less electropositive elements like as Ag, Au, Hg, Cu from native ore or sulfide ore. In this method, ore is dissolved in suitable chemical means leaching agent, then metal of ore converted into
water soluble complex and matter of the complex precipitated by more electropositive element by displacement reaction। समझ गए बच्चों कि इस मेथड में जो भी ओर लिया जाता है, चाहे वो नेटिव ओर हो या फिर एक सल्फाइड ओर हो, उसे एक सुटेबल केमिकल में घोल दिया जाता है। ऐसा करने से ओर में जितना मेटल था वो एक कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। बाद में इस कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन को अलग करके और फिर उसमें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मिलाते हैं, तब जाके कॉम्प्लेक्स का मेटल प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। तो ये है हाइड्रोमेटलर्जी का कॉन्सेप्ट। समझ गए बच्चों कि यह सिद्धांत जल धातु कर्म में प्रयुक्त होता है। इस सिद्धांत के अनुसार संकुल या लवण के से धातु का प्रतिस्थापन किसी अधिक धन विद्युतीय तत्व द्वारा प्रतिस्थापन क्रिया द्वारा किया जा सकता है कि जली विलयन, ठीक है, जली विलयन से इस तरह से जल धातु कर्म में धातु के लवण का जली विलयन प्रयोग किया जाता है। इसके लिए धातु के अयस्क को एक उचित रासायनिक क्षालक कहलाता है, उसमें घोल दिया जाता है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनके जो ओर्स होते हैं इनमें ये बहुत ही कम परसेंटेज में होते हैं। तो नॉर्मली कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इस तरह की मेथड यूज करना और फिर रिडक्शन ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे में पूरा का पूरा ओर उठाया और एक निक्षालक होता है, लीचिंग एजेंट, उसमें डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो उस ओर में जितना मेटल था वो सब उस केमिकल में डिसॉल्व हो जाएगा और एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उस कॉम्प्लेक्स को निकाल लिया जाता है और फिर उसमें किसी अधिक धन विद्युतीय इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को मिला दिया जाता है। ऐसे में वो मेटल जो था कॉम्प्लेक्स में वो प्रेसिपिटेट होके बाहर हो जाएगा। ओके, मैं अभी आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, पहले ये नोट कर। अब देखो बच्चों, ये है और मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड मेथड हाइड्रोमेटलर्जी में ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो गोल्ड है या सिल्वर है, इनका नेटिव ओर भी होता है जिसमें मेटल, मतलब जहां गोल्ड और सिल्वर जो ओर में है अपनी फ्री स्टेट में होती है इस तरह से, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज होने के कारण, गैंग पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होने के कारण इनको डायरेक्ट उस मेथड से हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जैसे कि सिंपल एल्यूमिनियम या कहें आयरन को एक्सट्रैक्टेड किया जाता है। तो इसमें ये ओर है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। यहां पर ये जो है NaCN, यहां पर ये क्या है बच्चों, लीचिंग एजेंट। ओके, H2O वाटर लिया गया, ऑक्सीजन पास की गई, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ और जितना भी सिल्वर या गोल्ड था ऑक्सीडाइज होकर और ये किसमें चेंज हो गया, ये दोनों क्या है बच्चों, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। समझ गए ना, इस तरह से वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें गोल्ड या सिल्वर यहां से हटाना है। तो अभी जो मैंने डिस्प्लेसमेंट थ्योरी बताई कि जो जिंक है, आप देखोगे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है बच्चों, -0.76 वोल्ट, जबकि सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 0.80। अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो आप लिखेंगे Ag प्लस माइनस E0 Zn2 प्लस, ये है 0.80 माइनस 0.76। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि इस रिएक्शन में जिंक Ag को डिस्प्लेस कर सकता है या Au को। क्यों? क्योंकि इसका सेल पोटेंशियल तो पॉजिटिव आ रहा है और इस तरह से यहां पर रिडक्शन हुआ और ये जिंक जो है कॉम्प्लेक्स में चला गया, जिंक तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन मेटल क्या हो गया बच्चों, इस तरह से अपने 1+ चार्ज से किसमें चेंज हो गया, इस तरह से सिल्वर में। तो यहां रिडक्शन इसका हुआ है ना कि जिंक का तो ऑक्सीडेशन, ये दोनों एक रिडॉक्स रिएक्शन ही है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये डिस्प्लेस्ड होके बाहर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जिंक जो है ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, गोल्ड और सिल्वर जो है Ag और सिल्वर जो है आप देख रहे हैं कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके अलावा अगर हम सल्फाइड ओर ले लें इन्हीं एलिमेंट्स के और NaCN में डिसॉल्व करके ऑक्सीजन पास कर दें तो भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन का यूज सल्फर को SO4 में ऑक्सीडाइज्ड करने में होता है। मींस यहाँ जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो सल्फर का हुआ है और रिडक्शन इस तरह से आप देख रहे हैं। फिर वही प्रोसेस जो आपको यहाँ बताई मैंने,
वही पूरी रिएक्शन हुई और इस तरह से मेटल कॉम्प्लेक्स से डिस्प्लेस्ड होके ये जो है ये कॉम्प्लेक्स बने हैं, ये यहाँ पर जो है ये कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और इस तरह से डिस्प्लेस होके बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये है ब्लैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस हाइड्रोमेटलर्जी का एक एग्जाम्पल। तो इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें।